सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज बच्चे हम आपका साइंस का क्लास नाइन्थ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे वो आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक का नाम आपको पता ही है बच्चे, एक्सप्लोरेशन आया है। अभी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये वाली बुक नहीं है, हमारे पास पीडीएफ आ गई थी। पीडीएफ के थ्रू ही हमने ये चैप्टर आपके लिए रेडी किया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा। बहुत इजी चैप्टर है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 1, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर सर सीखना क्या है? इसके अंदर हमको एक्सप्लोरेशन ही सीखना है। सर एक्सप्लोरेशन क्या चीज होती है? अगर हम बात करें ना बच्चे, एक्सप्लोरेशन क्या चीज होती है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्सप्लोरेशन का मतलब हो गया कि सर हमें साइंस को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है बच्चे? एक्सप्लोर करना है। वेट वेट वेट, हाँ, हमें साइंस को बच्चे एक्सप्लोर करना है। हाउ साइंस वर्क्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीज पढ़नी है कि साइंस काम कैसे करती है, एक्चुअली में साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, ये हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट एक बार अगर यहां से पढ़ोगे, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज, कोई भी चीज आपकी इसके अंदर नहीं छूटेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, मतलब कि साइंस में हम इसके अंदर घुसेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि जर्नी कैसी रहेगी, क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड होती है साइंस के अंदर, कैसे साइंटिस्ट एक कैसे सोचते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने से पहले। ठीक है, कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, कौन सी चीजें हमें ध्यान से छोड़नी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम भी होती हैं, तो हमें वो सब चीजें भी छोड़नी होती हैं। हम यहां पर देखेंगे हाउ वी नो व्हाट वी नो, हमें क्या जानना है, कैसे जानना है। हम कुछ मॉडल्स के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ने की लैंग्वेज होती है, क्योंकि साइंस को हर तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। आप जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी जो एसएसटी होती है, उस तरह से साइंस को नहीं पढ़ा जा सकता। इसके अंदर हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं साइंस के अंदर बच्चे। प्रिडिक्शंस के साथ साथ कुछ एस्टिमेशंस होते हैं। हाँ, हम उस एस्टिमेशंस की मदद से वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो चीजें साइंस के अंदर छुपी हुई होती हैं। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं बच्चे कि हम करेंगे वंडर डीप एक्सप्लोरेशन, बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, जब आप मिडिल स्टेजेस में थे और अब आप सेकेंडरी स्टेजेस में आ रहे हो, सेकेंडरी स्टेजेस का मतलब छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, तो क्या अंतर आया है? ड्रिवन बाय वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, वेयर यू वर, आपके दिमाग में बहुत सारे चीजों को लेकर क्वेश्चंस रहे होंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, है ना। तो वो सब चीजें यहां पर डिराइव अब हम करनी है बड़ी क्लासेस में। ऑब्जर्व किया होगा आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है ना, आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे क्लास 8 में या क्लास 7 में, उसके अंदर आपने यही देखा होगा कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग जो है, जो वो वर्ल्ड है वो कैसे वर्क करता है। फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क थ्रू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, आपने ये देखा था कि कैसे सिंपल चीजें वर्क करती हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट से कैसे कोई भी चीजें वर्क करती हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के साथ। पर अब हम कहां जा रहे हैं? वेयर यू आर गोइंग, फोकसिंग ऑन हाउ वी नो थिंग्स। अब हमको यह सीखना है बच्चे कि कैसे हम फोकस करें चीजों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो साइंस है बच्चे, अब हमको थोड़े अच्छे लेवल का सोचना है। अब हमें एक तरीके से सोचना है कि कैसे एक साइंटिस्ट जो होते हैं, अगर आप अपने आप को बच्चे साइंटिस्ट मानो, तो आप किस तरह से सोचोगे चीजों को सॉल्व करने के लिए, ये अब हमको देखना पड़ेगा इसके अंदर। ऑब्जर्वेशंस हमने देखनी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चे? मेजरमेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि अब हमको जो भी चीजें ऑब्जर्व करनी है वो मेजर करके करनी है। अब हमें हर एक चीज का एक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, एक्सप्रेसिंग पैटर्न्स विद सिंबल्स एंड इक्वेशंस। अब हम हर एक चीज को एक सिंबल्स में, इक्वेशंस में बांटेंगे। अभी तक आपने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, अलजेब्रा पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, पर उसके पीछे क्या कारण था, क्यों पढ़ना था, वो अब हम देखेंगे कि वो कैसे यूज होगा। बिल्डिंग मॉडल्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से हम स्टार्ट कर देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लाइक जैसे एटम्स के बारे में पढ़ना होता है ना। एटम एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है एक तरह का, तो उसको अगर हमको पढ़ना है बच्चे, तो उसका एक सिंपल मॉडल बनाएंगे जिससे हम उसको दिमाग में घुसा सकें। ठीक है ना, जबकि हाँ भाई ऐसा होता है एटम। अब
क्या अब हर एक चीज तो उसकी पता नहीं कर सकते, आपको भी पता है ये चीज, उसकी हर एक चीज पता नहीं कर सकते, पर फिर भी हम एक सिंपल मॉडल बनाकर उस चीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद अगर गलती होगी दोबारा रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद कुछ आइडियाज को डिस्कार्ड किया जाएगा, बिकॉज हर एक चीज जो है जो ढूंढी गई थी पहले, अब वो हर चीज सही तो नहीं हो सकती, उस चीज को गलत भी प्रूफ किया जाएगा। एंड गलत अगर प्रूफ हो रहा है तो आपने उसको ये बुरा नहीं मानना कि ओ कि उसने वो प्रूफ किया अब वो गलत हो गया, अब मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। नहीं बच्चे, आप ये सोचो कि उस टाइम पे उन्होंने वो चीज सोची जब कोई इंसान ऐसा नहीं था जो ये चीज सोच रहा होगा। किसने सोची? कोई भी साइंटिस्ट रहे होंगे उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो चीज अगर गलत हुई तो उसके ऊपर और स्टडीज हुई, स्टडीज होने के बाद वो दोबारा से इंप्रूव किया गया चीजों को। अगर आप खुद सोचो, अगर वो फर्स्ट जो टाइम पे एटम को ढूंढा गया था जे थॉमसन के द्वारा, अगर वो चीज नहीं ढूंढी जाती तो आज जो आज हम एटम्स को पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज को पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, तो क्या हम आज उसको इतने बेटर तरीके से पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। ठीक है ना, तो यही वो कह रहा है कि हमको बार बार चीजों को टेस्ट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज का मतलब यहां पर वो नहीं है कि लर्न करना है बच्चे आपको, यहां पर रिवीजन का मतलब होता है कोई चीज अगर गलत हो गई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे बार बार। ठीक है ना, सो अब हमको क्या टूल चाहिए इस जर्नी को पूरा करने के लिए? सबसे पहले यहां पर ना एग्जांपल दे रखी है किसकी बच्चे? मैग्नीफाइंग ग्लास की। ये तो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा। ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो हमें कुछ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस देता है, जैसे नोटिस कर पाते हैं हम हिडन पैटर्न्स को। आप खुद सोचो, जो ग्लास होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको हम यूज क्यों करते हैं? आप खुद सोचो ना, इसलिए थोड़ी ना यूज करते हैं कि हम पेपर को आग लगाएंगे, सर सनलाइट उसमें आएगी फिर वो मर्ज होके उसको आग लगाएगी, ऐसे थोड़ी ना यूज करते हैं। हम तो मैग्नीफाइंग ग्लास को इसलिए यूज करते हैं बच्चे ताकि हम कोई भी चीजों को बारीकी से देख सके, है ना, तो नोटिस कर सके हम जो भी हिडन पैटर्न्स है, जो छोटे छोटे पैटर्न्स है जो हमको अपनी आंखों से प्रॉपर नहीं दिख पा रहे, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ताकि वो चीजें बड़ी दिखे हमें। ठीक है ना, सो पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स दैट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। तो हम कोशिश करते हैं इसी वजह से, इसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम ये कोशिश करते हैं कि हम छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर अटेंशन दे पाए, हम छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे पाए ताकि वो मिस ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। नेक्स्ट मॉडल हो गया बच्चे हमारा कंपास। आई होप आपको कंपास पता ही है क्या होती है, जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है ना, चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, हम इसको भी एक एप्रोप्रिएट मॉडल मान सकते हैं। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, हम राइट क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। अच्छा मतलब सर हम कंपास को पूछेंगे? नहीं बच्चे, ये कंपास को क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं है। आप इस तरह से सोचो कि अगर हमको पता करना है कि कितना डिग्री आप खड़े हैं, कितने डिग्री चैनल पे आप खड़े हैं, तो आपको वो सब चीजें किसकी हेल्प से पता चलेंगी? कंपास की हेल्प से पता चलेंगी। आपने क्लास 7th में या क्लास 8th में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़े होंगे, है ना, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आपने पढ़े होंगे। तो वो जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स बच्चे आपने पढ़े थे, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स किसकी हेल्प से हमको पता चल पाते हैं बच्चे? कंपास की हेल्प से हमको ये सब चीजें पता चल पाती हैं, याद रहेगा। चलो, नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई, इससे हमको ये चीज समझ आई कि हमारे पास जो आइडियाज हैं, जो हम अभी तक सोच पा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे आइडियाज हर जगह पे अप्लाई हो पाएंगे? क्या वो सारे के सारे आइडियाज हर जगह पे हम यूज कर पाते हैं, कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमारी लिमिट कितनी है, ये भी हमको इन चीजों से पता चलेगा। और किससे? ये कंपास की हेल्प से नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक मॉडल से पता चलेगा कि उसकी कितनी लिमिट है कोई चीज जानने की। बात समझे? चलो, एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वेंडरिंग एमलेसली, कह रहा है कि साइंस को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो मतलब ऐसा नहीं करते हम रैंडमली कुछ भी उठा के कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते हम, एमलेसली कोई काम नहीं करते हैं, याद रखना। बट मेकिंग सेंस ऑफ अवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस, तो हम हर एक चीज जो कर रहे हैं साइंस के अंदर उसका कोई ना कोई बच्चे पर्पस है और उसके पीछे कोई ना कोई एम है। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, सो मेकिंग सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिफिक मॉडल्स, अब कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं अब वो कुछ सेंस बनाने लगेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं। रियल वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है अगर हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, सारी चीजों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, अक्रॉस द साइंसेस, जितनी भी साइंस है सब में आप एग्जांपल उठा सकते हो। फिजिक्स ले लो, जैसे फिजिक्स की एग्जांपल लेते हैं, मूविंग कार। मूविंग कार एक सिंगल पॉइंट पे भी हो सकती है। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो और जो कार है वो बहुत दूर से मूव कर रही है,
तो आपको वो एक सिंगल पॉइंट मूव करता हुआ दिखेगा। बात समझ रहे हो ना? तो देखो ये एक एग्जांपल हो गई किस चीज की, फिजिक्स की। उसी तरह से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्फीयर्स एंड बॉन्ड्स, तो यहां पर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके मॉडल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे एक एटम जो होते हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके बीच में कैसे बॉन्ड्स बनती हैं, ये सब हम इसके अंदर देखने चाहते हैं, देखेंगे मतलब आने वाले चैप्टर्स में। ये तो बस चैप्टर इसलिए है ताकि आपको पता चल पाए कि साइंस को पढ़ा कैसे जाता है बच्चे, ठीक है। सो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर देखो सिंप्लीफाइड करते हैं डायग्राम्स। आपने क्लास 8th में बहुत सारे डायग्राम्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। वो जो डायग्राम्स आपने देखी थी वो एक्चुअली में उन डायग्राम्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया गया जितना आपकी नीड थी। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब वही हुआ कि सर अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, बाकी वाली चीजों को इग्नोर करेंगे, दैट्स इट। तो आपको बात समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इग्नोरिंग इंडिविजुअल सेल्स टू स्टडी द होल हार्ट। आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, क्या हार्ट के अंदर सेल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या पूरी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो बच्चे अगर हार्ट जो होता है अगर वो अपने तरीके से वर्क कर रहा है तो उसके जो सेल्स हैं वो भी पूरी ह्यूमन बॉडी की तरह सेल उसके भी काम कर रहे होंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी पूरी रेस्ट ऑफ द हार्ट के मतलब हार्ट के अलावा जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वैसे ही हार्ट के सेल भी उसी तरह से काम कर रहे होंगे। पर हमें उसको देखना ही नहीं है, हमें तो क्या देखना है, हमें देखना है कि बच्चे जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। हमको अगर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ना है, अब आपको याद होगा आपने जब हार्ट के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर, तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि यार हमने उसके अंदर सेल्स के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमें उन चीजों को इग्नोर करना होता है अगर हमको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हम हार्ट की वर्किंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है ना। सो अर्थ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो अर्थ साइंस का मतलब क्या, हम यहां पर अर्थ को, अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो हम ये मानते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वो पूरी स्मूथ है। अब आप देखो आज तक आपने, अभी आप 9th क्लास में ना, आज तक आपने अर्थ को इसी तरह से पढ़ा होगा कि अर्थ एक गोले आकार का प्लैनेट है और इसके अंदर बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, है ना। और अंदर वाली को हम बच्चे बोलते हैं कोर, ये याद है ना आपको। अब आप मेरे को बात बताओ, क्या आपने इसके ऊपर क्रस्ट के ऊपर जो पहाड़ होते हैं क्या आपने उनको पढ़ा था? आपने आई होप उनको इग्नोर किया होगा, आई होप आपने उनको इग्नोर किया होगा। अर्थ तो इस तरह की है, कहीं पर प्लेन है कहीं पर पहाड़ है उनकी क्रस्ट वाली पे, लेकिन आपने उसको नहीं देखा होगा, ठीक है ना। आपने क्या माना कि वो स्मूथ है। बात समझे? अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या सीखा, हमने यहां पर यह सीखा कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें अजम्पशन लेते हैं, हम कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं, चीजों को कुछ मानते हैं एंड उसके बाद इग्नोर करते हैं डिटेल्स को। कौन सी डिटेल्स को? वो छोटी छोटी बारीक डिटेलें जो होती हैं जिनका हमारे लिए कोई काम नहीं है। जहां पर जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए उन चीजों का काम नहीं है। अब आप मेरे को बात बताओ, जब अगर हमको अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ना है तो हमें माउंटेन्स के बारे में, लेक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो हम उनको क्या करते हैं बच्चे? हम उनको इग्नोर कर देते हैं उन डिटेल्स को, और अज्यूम करते हैं क्या? अज्यूम करते हैं कि बाहर वाली जो लेयर है जहां पर वाटर भी है, मतलब लेक्स भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, जितने भी ये माउंटेन्स हैं या जितनी भी ये लेक्स हैं, इनको हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि ये इस टाइम पे सारा का सारा स्मूथ सरफेस है। क्लियर है बच्चे? आई होप यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये वही एक साइंटिफिक मेथड है, आपको दिख रहा होगा रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ऊपर आप देखो कितने सारे डायग्राम्स बना रखे हैं, यहां पे दिख रहा होगा ना। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों को ऊपर ही छोड़ के आ रहे हैं और जो काम की चीजें हैं उनको हम एज्यूम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर करके आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। एंड गोल्डन रूल की अगर हम बात करें, ये हमको गोल्डन रूल पता होना चाहिए कि वी मस्ट मेक assumptions। हमने क्या करना है बच्चे? assumptions लेनी है एंड डेलिबरेटली इग्नोर सर्टेन डिटेल्स, और बहुत सारी डिटेल्स को इग्नोर करना है। जैसे अब आपको पता है ना, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जो न्यूटन जी से वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे एप्पल गिरा और उनको ग्रेविटी का याद आया, है ना। पर ऐसी कोई स्टोरी है नहीं है, बहुत सारी उसके पीछे स्टडीज हुई थी, देन उसके बाद चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं होता। पर फिर भी लेट सपोज मानते हैं कि यही स्टोरी सच है। अगर यही स्टोरी बच्चे सच है, अगर एप्पल सर पे गिरा, तो आप खुद सोचो कि अगर उनको ये पता करना था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने सबसे पहले एज्यूम ये किया होगा या इग्नोर किया होगा कि हवा में भी कोई रेजिस्टेंस है।
जो एप्पल नीचे गिरा उसको हवा ने नहीं रोका होगा, ये चीज उन्होंने एज्यूम करी होगी। तो देखो यहां पे लाइक एयर रेजिस्टेंस व्हेन स्टडिंग ग्रेविटी, तो एयर रेजिस्टेंस को क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया जब स्टडी करी किसकी, ग्रेविटी की। दिस इज नॉट मिस्टेक, ये एक मिस्टेक नहीं थी कि भाई एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करना, एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करना इज नॉट ए मिस्टेक, वो जरूरी नहीं था वहां पर। इट कीप्स थिंग्स सिंपल इनफ टू फाइंड आंसर्स, इसको हमने इग्नोर इसलिए किया ताकि हम आंसर्स प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सके, सिंपल सी बात है। वरना हम अगर एयर को भी कंसीडर करते फिर बहुत छोटी छोटी चीजें और आ जाती, तो जब सारी की सारी चीजें छोटी छोटी आ जाती तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती, फिर हमारे लिए मॉडल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, फिर हम उतने अच्छे तरीके से बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते। बात समझे? तो करते हैं सॉल्व, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, पर धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो वहां पर आपको और छोटी छोटी डिटेल्स को भी ऐड करना पड़ेगा, मॉडल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहां पर हमने कुछ मॉडल्स क्रिएट करे। लेट सपोज आपके पास फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट एग्जांपल ये है, ये आपका सारा कुछ बुक से ही है, ठीक है बच्चे, अलग से कुछ भी नहीं है। सो एग्जांपल देखते हैं, एक क्रिकेट शॉट। अब आप खुद सोचना, अगर मैंने आपको बोला कि भाई क्रिकेट शॉट जो है उसके बारे में डिस्कस करो, बोल रहा है कि विल द बैट हिट फॉर ए सिक्स क्रॉस द बाउंड्री विदाउट बाउंसिंग, कह रहा है कि क्या जो बॉल है वो बैट को टकरा के सीधी बाउंड्री के बाहर गई है क्या, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है हमको। तो आपको किस बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको कौन सी चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी और कौन सी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या चीजों के बारे में आपको सोचना है कि मास ऑफ द बॉल कितना था, कि जो बॉल है अगर वो बहुत बड़ी है फुटबॉल की तरह, तो अगर बैट से मारेंगे तो वो उतनी दूर ट्रैवल नहीं करेगी जितनी दूर लेदर की बॉल करती है ना। तो मास ऑफ द बॉल हमको पता करना है, तो ये हमको, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। स्पीड हमको पता करनी है कि जो बैट्समैन बॉल सॉरी जो बॉलर था वो बॉल करवा रहा था, वो बॉल बहुत स्लो करा रहा है या बहुत तेज करवा रहा है। फिर उसके बाद वो बैट को हिट करने के बाद कितनी दूर गई, तो ये हमको पता करना जरूरी है। और फिर डायरेक्शन ऑफ हिट, अब उसने डायरेक्शन क्या है, उसने क्या खेला, क्या उसने लॉन्ग ऑन पे शॉट मारी है या उसने लॉन्ग ऑफ पे मारी है, क्या उसने पल्लू स्कूप मारा है पीछे गई है बॉल, क्या उसने कट मारा है, वो हमें यहीं से पता चलेगा। वो जरूरी है क्योंकि उनसे भी डिसाइड होगा कि बॉल कितनी स्पीड से जाएगी। बात समझे आप लोग? तो इग्नोर क्या करना है बच्चे, देखो क्या भाई बैट एमआरएफ का था, उससे क्या मतलब है यार, एमआरएफ के बैट से कोई मतलब नहीं है, खेलने से मतलब होता है। अगर स्टिकर चेंज हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंफॉर्मेशन पता करने में, ठीक है ना। सो बैट का ब्रांड हमें नहीं पता करना, बॉल का कलर हमें नहीं पता करना, ग्रास की अमाउंट कितनी है वो हमें पता नहीं करनी, ग्रास की अमाउंट मतलब जो ग्राउंड है वो वहां पे ग्रास कितना है, एयर रेजिस्टेंस कितना था ये थोड़ी ना पता करेंगे, फिर तो एयर रेजिस्टेंस लग ही रहा होता है सब पे, ठीक है ना। स्पिन कैसी गई बॉल, कितनी स्पीड से, मतलब कितनी घूमती घूमती गई है, थ्रेड के स्टिचेस कैसे हैं। अब लेदर की बॉल है अगर, तो वो जो स्टिचेस उसके ऊपर हुए हैं, लेदर की बॉल पे स्टिचेस होते हैं आपको पता होगा, तो वो जो स्टिचेस हुए हैं उस बॉल के ऊपर, क्या वो स्टिचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या बहुत लूजली हैं, बॉल ढीली हो गई है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको फर्स्ट मॉडल जो है बच्चे वो समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट आता है राइड होम, सेकंड एग्जांपल, सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल की अगर हम बात करें, सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू राइड ए बाइसाइकिल फ्रॉम स्कूल टू होम, कह रहा है कि कितना समय लगेगा उस बाइसाइकिल से घर, स्कूल से घर जाने में आपको, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो कि आपका स्कूल कितनी दूर है और आपका घर कितनी दूर है, वहां से आपके, अगर आप स्कूल से बाइक लेकर आते हो तो आप घर पहुंचने में कितना टाइम लगाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपको फिर से वही बात कि आपको क्या चीजें दिमाग में सोचनी है, सर अगर हम घर आ रहे हैं तो, या फिर क्या चीजें इग्नोर करनी है। सबसे पहले कि क्या आप खुद सोचो, क्या अगर आप स्कूल से घर आ रहे हो तो क्या वहां पर साइकिल का कलर मैटर करेगा क्या, कि सर अगर रेड कलर का होता तो हम बहुत फास्ट आते, अगर ग्रीन कलर का होता तो हम उससे भी फास्ट आते, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो यहाँ पर कलर ऑफ द बाइक जो है वो इग्नोर करो, ठीक है ना। उसके बाद कि सर अगर मैंने रेड कलर के कपड़े पहने होते, मेरी यूनिफॉर्म रेड कलर की होती तो मैं बहुत तेज आता, बिकॉज खतरे का कलर था, बाकी सब हट जाते आगे से, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सिंपल सी बात है, क्लॉथ यू आर वेयरिंग इज नॉट कंसिडर्ड, तो यहां पर वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। कीप क्या होगा बच्चे, हमको डिस्टेंस देखना पड़ेगा, वेरी गुड, कि कितने दूर है, हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, स्कूल से घर जाने में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है। दूसरा कि आप कितनी स्पीड से बाइक लेके आए हो, कितनी स्पीड से आप बाइक लेके चला रहे हो, बात समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं है, स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल।
इससे हमको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है घर पहुंचने में। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है, इग्नोर करो यूजलेस डिटेल्स को जो कि आपको आप फास्ट आंसर निकालने में हेल्प करे। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छे, आई होप सबको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड मीट ए साइंटिस्ट, अब यहां पर ना एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, ये मेघनाद शाह, इनका नाम है मेघनाद शाह। ये मेघनाद शाह है, ये एक्चुअली में पोस्टेज स्टैंप के ऊपर इनका फोटो चिपका हुआ है। पोस्टेज स्टैंप का मतलब होता है पोस्टल स्टैंप, ठीक है ना। पोस्टल स्टैंप मतलब पोस्ट ऑफिस में ना स्टैंप्स लगती हैं, उन स्टैंप्स के ऊपर इनका नाम मतलब फोटो भी चिपका हुआ है, नाम भी है। ठीक है, तो ये पोस्टल स्टैंप के ऊपर ही है। इन्होंने क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व करी, इन्होंने बोला कि हाउ टू स्टडी वाइडली कॉम्प्लेक्स लाइट फ्रॉम स्टार्स। इन्होंने ये फाइंड आउट करा कि हम कैसे जो ये फाइंड आउट करें कि एक स्टार्स में से कैसे लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, या फिर स्टार्स कैसे बने होंगे। ठीक है ना, तो सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने बोला कि भाई इग्नोर करो डिटेल्स को, सबसे पहले क्या करो, कुछ डिटेल्स को इग्नोर करो। तो मैग्नेस शाह डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी सिंगल एटम और माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल है उसकी हर एक डिटेल के बारे में मत सोचो। क्या बोला, उसकी हर एक डिटेल के बारे में मत सोचो, या फिर हर एक एटम के बारे में मत सोचो यार, एक कोई भी एक प्लैनेट, एक एटम, एक चीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है ना, अगर उसकी मूवमेंट आपको समझ आ गई तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर सभी के मिल जाएंगे। ठीक है ना, सो मॉडल क्या था, ही ट्रीटेड द स्टार, देखो इन्होंने ट्रीट किया स्टार को एज ए हॉट गैस। क्या किया बच्चे, कि एक स्टार जो है वो एक हॉट गैस है, ही फोकस्ड ओनली ऑन, अब हॉट गैस है तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर पे फोकस किया होगा, प्रेशर पे फोकस किया होगा, और कैसे एटम से आयंस बन रहे हैं इनके ऊपर फोकस किया होगा। अब ये नहीं फोकस किया होगा कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन सा कलर है उसका, अगर मैं वहां पर व्हाइट टी शर्ट पहन के होता तो क्या होता, ये बेकार डिटेल्स होती हैं। ठीक है, इनको छोड़ना होता है, तो फोकस करना होता है एक्चुअल डिटेल्स पे जो हमको चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको ना एक समझ आ रही होगी कि साइंटिस्ट किस तरह से सोचते होंगे, है ना। वो हर एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर मैं आपको भी कुछ चीजें बोलूं कि भाई आज के बाद आपको हर एक चीज को इस तरह से सोचना है, तो आपको भी फोकस करना है कि कौन सी चीज इररिलेवेंट है जिसको आपको नहीं ध्यान देना। ठीक है ना, सो रिजल्ट क्या होगा बच्चे, हिज सिंप्लीफाइड मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। ये छोटा सा मॉडल जो बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल इन्होंने बनाया, इन्होंने सबसे पहले यही बोला कि कोई भी स्टार जो है वो हॉट गैस है। अब आप खुद सोचो कि आपके दिमाग में एक इमेज बन रही होगी कि ये गैस का एक वो जगह है जहां पर सिर्फ गैस ही गैस है और वो बहुत गर्म है ना। और उन्होंने देखा कि गर्म है तो मतलब वहां पर टेम्परेचर भी है, वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, या ज्यादा है या कम है, वो डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है ना, और एटम कैसे वहां पर आयंस फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ इतनी 3-4 चीजों से उन्होंने पता कर लिया कि भाई कैसे स्टार जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो लाइट एयर से दूर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइट्स फ्रॉम स्टार्स, ठीक है ना, कैसे वो बनती हैं। So his simplified model successfully explained how the color of stars is deeply connected to their temperature. इससे उन्होंने ये पता किया कि एक टेम्परेचर कैसे एक स्टार जो है वो कौन सी तरह की लाइट प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा है, हाई है, तो ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी, उससे कम है तो फिर थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होगी, उससे कम है तो थोड़ी येलो कलर की होगी। मतलब तुम्हें ये चीजें पता ही है ना, ये तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, पर फिर भी यहां पर मैं तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, एग्जांपलें समझ आ रही होंगी, अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली में साइंस को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, सो द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अब यहां पे आते हैं लैंग्वेज ऑफ साइंस। लैंग्वेज ऑफ साइंस का मतलब होता है बच्चे प्रिसिशन एंड यूनिट्स। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रिसिशन को तुम बोल सकते हो एक्चुअल, टू द पॉइंट। ठीक है, यूनिट्स अब आपको पता ही है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ये सब जितने भी यूनिट्स हैं। अब ये सर ये क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है, क्यों लैंग्वेज क्यों जरूरी है साइंस की, तो अब आप हम देखेंगे। देखना शेयर्ड लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, शेयर्ड लैंग्वेज छोड़ो इसको, यहां पे आ जाओ। एवरी वर्ड्स हैव वेरी स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस मीनिंग इन साइंस। कह रहा है कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक और एक अलग सा मीनिंग जरूर होता है। ठीक है ना, अब जैसे फोर्स, फोर्स का मीनिंग तो अब देखो ना, मैंने बोला फोर्स, फोर्स आपके दिमाग में किस तरह से आई, फोर्स का क्या मतलब होता है पता चल गया ना, वर्क। अब फोर्स और वर्क को आप रिलेट नहीं कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि फोर्स का मतलब तो सर होता है किसी चीज को पुश करना, पुल करना, लेकिन सर वर्क का मतलब होता है काम करना एक तरह का। कोई भी काम में पुश और पुल तो होता ही है, पर वो उसको हम फोर्स तो नहीं बोल रहे, उसको हम अभी वर्क बोल रहे हैं।
तो बात समझे। अब सेल क्या चीज होती है सर, सेल सेल के सर हमको पता है कि सेल सर दो तरह के होते हैं, केमिकल सेल होता है जो कि हमारी बैटरीज में डलता है, एक सेल हमने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। तो दो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्रिएट हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद रिएक्शन, अब देखो केमिस्ट्री के अंदर आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं कि सर अगर दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो तीसरी कोई चीज बनेगी। तो ये वही कह रहा है कि हर एक वर्ड का स्पेसिफिक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो क्वांटिटीज यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि क्वांटिटीज जो भी आप यूज करें उनके सिंबल्स हमेशा स्टैंडर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड सिंबल्स क्यों होने चाहिए, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये हो जाएगी, अभी बताता हूं क्या गड़बड़ हो जाएगी, देखना। अब स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या है, जैसे मास के लिए हम बच्चे एम यूज करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए हम वी यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम एफ यूज करते हैं, करंट के लिए हम आई यूज करते हैं, वोल्टेज के लिए भी वी यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम देखेंगे अभी। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स, देखो मैंने बोला था आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करने हैं, लाइक ए किलोग्राम, एंश्योर फेयरनेस इन ग्लोबल ट्रेड एंड अलाउ साइंटिस्ट टू कंपेयर रिजल्ट्स। देखो अगर हम हर एक जगह पर, दुनिया में हर एक जगह पर सेम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। लेट सपोज कि अगर हम यहां पर किलोग्राम के हिसाब से चीजें नापते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज हम किलोग्राम के हिसाब से नापते हैं। लेट सपोज आज के बाद आप चले गए हैं बांग्लादेश में या फिर आप चले गए चाइना में, और वहां पर किलोग्राम से चीजें नहीं नापी जा रही, वहां पर चीजें नापी जा रही हैं पाउंड में, ठीक है ना, या फिर आप वहां पर चीजें नापी जा रही हैं ग्राम्स में। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आपको तो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी भाई, कि भाई यार यहाँ पे तो हमने 1 किलोग्राम चीज लेके गए थे, वहां जाकर तो सर वो 1000 ग्राम हो गई। अब सर समझ नहीं आ रहा है ग्राम है कि किलोग्राम है। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ये चीजें आपको फोकस करनी है कि स्टैंडर्ड रहे सिस्टम, हर एक दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड सिस्टम रहे, ताकि अगर यहां से आप 1 किलोग्राम चीजें भेज रहे हो तो वहां पर उनको 1 किलोग्राम समझ आना चाहिए, ठीक है ना। वहां का 1 किलोग्राम चेंज नहीं होना चाहिए, क्या पता वहां का 1 किलोग्राम 900 ग्राम हो और यहाँ पे हमारा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो, तो सिंपल सी बात है हमें नुकसान होगा या हमें फायदा होगा। वो डिपेंड करता है कि वो चीज कैसी दे रहे हैं हम। अब लेट्स सपोज इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। एग्जांपल क्या है देखना बच्चे, एयरप्लेन का फ्यूल जो है वो मिसकैलकुलेशन की कैसे हो गई। अगर एक एयरप्लेन है, देखना बात समझना, अगर एक एयरप्लेन है, पैसेंजर फ्लाइट है, तो ये पैसेंजर फ्लाइट को इतना केजी ऑफ फ्यूल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। लेट सपोज ए प्लेस से उसको बी प्लेस पे अगर जाना है तो उसको 2300 केजी फ्यूल चाहिए यहां से वहां सेफली ट्रैवल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि जो उसके अंदर और फ्यूल भरते हैं, ग्राउंड क्रू जो होता है वहां का, जो उसके अंदर फ्यूल भरता है बच्चे, उन्होंने कैलकुलेट किया उस फ्यूल को इन द पाउंड्स, किसमें किया, इन द पाउंड्स, पाउंड्स पर लीटर, ठीक है ना, पाउंड्स पर लीटर इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, ठीक है ना। उन्होंने किलोग्राम के बदले किसमें कर दिया बच्चे, पाउंड्स में कर दिया, किलोग्राम में नहीं किया। पाउंड्स की वैल्यू किलोग्राम के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है या फिर कम होती है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखना रिजल्ट ये हुआ कि द प्लेन वाज 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल एंड हैड मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग। क्या हो गया, अब इन्होंने ना कितना कम हुआ, डिक्रीज, ये साइन हो गया कम, ठीक है, कम का साइन मैंने डाल दिया। 15,000 लीटर जो है बच्चे, इतना लीटर फ्यूल जो है वो शॉर्ट हो गया। अब फ्लाइट उड़ रही थी, उन्होंने देखा कि यार इमरजेंसी सिग्नल्स आने लग गए कि यार यहां पर तो फ्यूल पूरा है ही नहीं, तो फ्यूल जब पूरा है नहीं तो वो लैंड कर जाएगी फ्लाइट, बात समझे। तो इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर उनको करनी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग उनको करनी पड़ी, बात समझ गए आप लोग। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों मैथमेटिकल टूल्स यहां पर जरूरी है, क्यों यहां पर स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स क्यों जरूरी है, क्यों हमको फिक्स एक वैल्यू में ही चीजों को काउंट करना चाहिए। समझ आ गई ना अच्छे से, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। अब ये कुछ बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, ये आपको थोड़े थोड़े ऑलरेडी पहले से पता भी है, जिसको नहीं पता है वो देख लो। पहला हो गया जैसे मीटर, मीटर को एम बोलते हैं, और लेंथ आ गई वहां पर, ये बेसिक यूनिट है, मतलब अगर आपको लेंथ को कैलकुलेट करना है तो मीटर में करना होता है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर मानो आप लोग, टेम्परेचर को अगर कैलकुलेट करना है तो मेजर करने के लिए केल्विन लगता है, केल्विन आ गया, ठीक है। सेल्सियस में नहीं करते कैलकुलेट, एक्चुअली में स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, वो सेल्सियस नहीं होता। आप लोगों ने टेम्परेचर को बहुत बार सेल्सियस में नापा है, पता है ना आप लोगों को, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, पर एक्चुअली में स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है, वो केल्विन है, बात याद रहेगी। अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर किया जाता है, एम्पेयर में। किससे किया जाता है बच्चे, एम्पेयर में, याद रहेगा।
एंड टाइम को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सेकंड में। सेकंड के लिए एस यूज किया जाता है, पता है ना आपको। चलो बहुत बढ़िया, एक्चुअली में ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, है ना। एक चीज की मेरे को लगता है कि आपको डाउट्स आ रहे होंगे कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है लेंथ को बच्चे एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल। ये लेंथ का यूनिट है, यूनिट नहीं बोलूंगा, डोनेशन है, डिनोशन, ठीक है। ये लेंथ की डिनोशन है, नोटेशन बोलो, डिनोशन बोलो। टेम्परेचर की टी होती है, पता है हमको। इलेक्ट्रिक करंट की सर हमें पता है आई होती है, ठीक है ना। लेकिन नापते किसमें, एम्पियर में नापते हैं। टेम्परेचर से टाइम की भी टी होती है, ठीक है, ये हमको पता चल गया बात। अच्छा, टेम्परेचर की हमको बड़ा टी लिखना पड़ेगा ऐसे, इस तरह से, सो सॉरी फॉर दैट, इस तरह से, ठीक है बच्चे। ल्यूमिनेस की क्या होती है, कैंडेला, क्या बोलते हैं इसको, कैंडेला, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद मास हो गया, मास, मास को भी हम एम लिखते हैं। अगर मास को एम लिखते हैं तो मास किस में नापा जाएगा बच्चे, केजी में। ग्राम में हम इसको नहीं नापते ऐसे यूनिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब लेट्स सपोज एटम मान लो आप, ठीक है ना, आप मॉलिक्यूल्स मान लो, छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं इनके। अगर इनको हमको नापना है तो मोल में नापना पड़ेगा। अब मोल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल के अंदर। कितने होते हैं बच्चे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इन ए 1 मोल। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक्चुअली में स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है, किनको स्टैंडर्ड बोला जाएगा। अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज का ट्रेड करना है तो आप इस यूनिट्स में करो। अगर आप इस यूनिट्स में करते हो, इस मेजरमेंट में करते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। चलो, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, कह रहा है कि मैथ जो है वो लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग कैसे है सर, फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर या फिर होल साइंस, पूरी साइंस के अंदर ये मैथ कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैथ बच्चे वो कैसे इंपॉर्टेंट है। मैथ इज ए गाइड, याद रखना, मैथ इज ए गाइड। मैथ हमको गाइड करती है, ये एक तरह का, ये हमारे लिए एक गाइड है, ना कि एक ऑब्स्टेकल है, याद रखना। इन इक्वेशन जो भी हम बनाते हैं, अभी तक हमने सर अलजेब्रा में भी पढ़ी है बहुत सारी इक्वेशंस, वो एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होती है, छोटी स्टेटमेंट होती है। किसी भी चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए, किसी भी चीजों को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस क्रिएट करते हैं मैथ्स के अंदर, याद रहेगा। सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। लेट सपोज कि सर हमें कोई चीज के बारे में पता करना है। सर अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करें, वो चीज बताओ। तो सबसे पहले बच्चे हमको अंडरस्टैंड करनी है चीज, जो हम सॉल्व करने आए हैं, जो हमको आंसर चाहिए। सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चीज बोली है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि किताब पे ही क्वेश्चन आएगा। साइंस का मतलब ये हुआ कि दुनिया में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई स्काई इज ब्लू, क्वेश्चन हो गया। अंडरस्टैंड करो पहले क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, क्या मतलब ब्लू क्यों है, सबसे पहले वो पता करना है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो, कुछ क्वांटिटीज को लो, रेलेवेंट क्वांटिटीज को लो। आपको पता ना कुछ चीजों को इग्नोर करना होता है, तो कुछ रेलेवेंट क्वांटिटीज को लो। अगर कोई भी चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका डिस्टेंस पता करो, टाइम पता करो, वेलोसिटी पता करो। अगर कोई रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन पता करो। अगर कोई कलर पता करना है तो उसका कलर फाइंड आउट करने का तरीका पता करो। तो बात समझ आ रही है आपको। फिर उसके बाद रीजन दो प्रॉपर तरह का, केयरफुली यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। फिर उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस डालो, कोई भी ग्राफ्स बनाओ, कोई भी XYZ जो भी वहां पर यूज हो सकता है रेलेवेंट टॉपिक ऑफ मैथ, अगर आप वहां पर वो यूज करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर उसका बच्चे मिल जाया करेगा। क्लियर है यहां तक? आई होप मेरी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी ये है कि सर जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या देखना मेरी बात समझना, आपने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में शायद पढ़ा भी होगा और कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। आप बात है ना, स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा सी से ही क्यों डिनोट करा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से ही क्यों डिनोट किया जाता है। बाकी जितनी भी स्पीड होती है उनको हम वी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के अलावा जितनी भी स्पीड है वो सारी की सारी स्पीड्स वी में काउंट की जाती है। वी मतलब वेलोसिटी में काउंट की जाती है, ऐसे मान लो। तो कह रहा है कि ये क्यूरियोसिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बोलता है कि वाई सी, द स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो ये है स्पीड ऑफ लाइट की। इसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना।
इसको शॉर्ट में मतलब लर्न करने के लिए पर्पज से, या फिर एक एक्चुअल आंसर निकालने के पर्पज से। अब आपको पता है, मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया कि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हमें इग्नोर करना है ताकि हम जल्दी से कैलकुलेटिव आंसर निकाल सकें एंड वो अप्रोक्सीमेट आंसर हो, ठीक है ना, आसपास का आंसर हो। तो ये उसकी कुछ वैल्यू होती है। अब हमने ये एक्चुअली में वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है ना, ये फाइंड आउट हमने कर ली थी, जिससे हमने इसको डिनोट किया सी के साथ फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हमने एक लैटिन वर्ड लिया सैलिट्रियस, क्या लिया, सैलिट्रियस, ठीक है ना, सैलिट्रियस हमने एक वर्ड लिया जो कि लैटिन वर्ड था, उसका मतलब था बच्चे स्पीड, ठीक है, सैलिट्रियस का मतलब था स्पीड। अब ये लैटिन वर्ड है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इसीलिए वहां से हमने ये वर्ड उठाया और इसी का फर्स्ट लेटर सी जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम स्पीड ऑफ लाइट का जो नाम है, जो डिनोशन है या उसकी जो नोटेशन है, वो हम सी रखेंगे। सिंबल कम्स फ्रॉम हिस्ट्री। देखो सिंबल जो होते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं, और सिर्फ हिस्ट्री से नहीं आते। लाइक अगर हमने किसी की नोटेशन देनी है, डिनोशन देनी है, तो हम क्या कुछ भी चीजें उठा के रख देंगे क्या? नहीं, हमें उसको इंटरनेशनली अप्रूव भी कराना पड़ेगा। अगर हमने आज मास का एसआई यूनिट या मास का एसआई मेजरमेंट जो रखा हुआ है केजी, तो क्या वो सबने अप्रूव किया होगा? क्या वो चाइना ने भी अप्रूव किया होगा? क्या वो अमेरिका ने भी अप्रूव किया होगा? क्या वो यूरोपियन कंट्रीज ने भी अप्रूव किया होगा? उसके बाद ही तो सभी के सभी लोग उसको मान रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? क्या पता यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे नहीं, हम तो भाई मास को हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, हमें ग्राम में दो, हम किलोग्राम में नहीं करते हैं। तो अब आपको फिर उसी के हिसाब से उनको ट्रेड करना पड़ेगा उनके साथ, या फिर कोई भी एक्सवाइज चीज करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको ये चीज समझ आ रही है कि कोई भी चीजें अगर हम कोई भी चीजें बच्चे करते हैं तो वो हम सारी की सारी हिस्ट्री से नहीं करते, सिर्फ हमें उनको हिस्ट्री से चीजें लेते ही हैं, और उसके बाद इंटरनेशनली एग्रीगेट भी करते हैं। एग्रीगेट का मतलब हो गया एग्रीमेंट भी करते हैं, इंटरनेशनली सारे के सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं फिर, ठीक है ना बच्चे? आई होप यहां तक भी क्लियर आपको अच्छे से हो गया होगा। अब ये एक छोटी सी चीज आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लॉज पढ़े होंगे, थ्योरीज आपने देखी होंगी, प्रिंसिपल्स आपने देखे होंगे, इनमें क्या फर्क है, ठीक है ना, इनमें क्या फर्क है ये आपको देखना है। देखो लॉज क्या होते हैं? लॉज का मतलब होता है कि ये डिस्क्राइब करते हैं रेगुलर पैटर्न्स को ऑब्जर्व्ड इन नेचर ऑफन मैथमेटिकली। देखो ये एक्चुअली में कुछ रेगुलर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, कैसे रेगुलर पैटर्न्स का मतलब क्या होता है सर? रेगुलर पैटर्न्स को ही हम लॉज क्यों बोलते हैं? देखना, मेरी बात समझना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम सर गाड़ी में इस तरह से खड़े हैं बस में, तो जब बस एकदम से ब्रेक लगाएगी तो हमें ऐसे झटका लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये झटका सिर्फ तुम्हें लगेगा या ये झटका सिर्फ मुझे लगेगा? नहीं ना, हर कोई इंसान अगर बस में खड़ा है तो उसको ये वाला झटका लगने वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये रेगुलर पैटर्न नहीं हो गया? आप मुझे बताओ, क्या ये रेगुलर पैटर्न हो गया ना? क्या ये रेगुलर पैटर्न हो गया? क्या ये सबके साथ हो रहा है? तो जब ये चीजें सबके साथ होती हैं नेचर के अंदर और ये ऑब्जर्व की जाती हैं, जब ये ऑब्जर्व की जाती हैं, तो इसको लॉ का नाम दिया जाता है कि ये लॉ है, ये होगा ही होगा, ठीक है ना, नेचुरली है ये। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन ए बस स्टॉप्स, ठीक है ना? ओके, अच्छा सर थ्योरीज क्या होती हैं फिर? लॉज तो हमको पता चल गया कि भाई जो भी चीजें नेचुरली हो रही हैं और सबके साथ हो रही हैं, नेचुरल पैटर्न्स है, उसको हम लॉ बोल रहे हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी बच्चे जो लॉज हमने बनाए उन्हीं को बार बार फर्निश करने के बाद जो बन रही है। देखो कह रहा है कि ये बताता है कि जो जो पैटर्न्स बन रहे हैं, ये जो रेगुलर पैटर्न्स बन रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बन रहे हैं और किस बेसिस पे बन रहे हैं, उसके एविडेंस ढूंढना इज कॉल्ड थ्योरी। वो एक्चुअली में ऐसा हुआ ना, जो ऐसा हुआ वो क्यों हुआ और किस बेसिस पे हुआ, ये सब का काम होता है, इनको सबको ढूंढने का काम जो होता है वो थ्योरीज करती हैं। बात समझे? वो कौन करता है बच्चा? वो थ्योरीज करती हैं। ये कोई गैस नहीं होता, मतलब हमने तुक्का नहीं मारते हम इस चीज को कि हाँ ऐसे हो गया होगा। हम इसको, ये हमेशा ओपन टू इंप्रूवमेंट है। ओपन टू इंप्रूवमेंट का मतलब क्या? मैंने आपको बताया आज के टाइम पे ना, हम अगर कोई मॉडल पढ़ रहे हैं ना, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अभी आपको चैप्टर आएगा वो, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ना कम से कम मतलब 15 साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करी होगी। सबसे पहले जे थॉमसन थे, उन्होंने सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था कि वो वाटरमेलन की तरह होता है। अब वाटरमेलन की तरह अगर कोई एटम होता है तो आप खुद सोचो, वाटरमेलन तो सर अंदर से रेड रेड कलर का होता है, उसके अंदर बीज होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो हम एटम पढ़ते हैं या आपने देखे होंगे,
वो तो कुछ इस तरह का पढ़ाया जाता है सर, इस तरह का, लेकिन ये तो कोई वाटरमेलन नहीं है। ये कोई वाटरमेलन है क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या सर ये वाटरमेलन है? नहीं है सर वाटरमेलन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जे जे थॉमसन जी ने पहली बार एटम के बारे में बताया होगा तो उनको यही समझ आया होगा कि भाई जो एटम है वो क्या है, वो एक वाटरमेलन की तरह है। तो इसका मतलब अब उसके ऊपर और रिसर्च होगी, अब वो ओपन है, अब मतलब उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज तो बता दी ना, उन्होंने बता दी कि एटम इस तरह का है भाई। अब इसके आगे क्या है मुझे नहीं पता, मेरे को जो समझ आया वो यही है। अगला बंदा आया, उनका जो स्टूडेंट होगा, उसको उन्होंने पढ़ाया होगा, उसने भी देखा होगा कि यार अच्छा, तो मेरे गुरुजी ने ना ऐसा बताया था, तो क्यों ना मैं कुछ और इसके ऊपर रिसर्च करके देखूं। उन्होंने रिसर्च करा होगा, जब उन्होंने रिसर्च किया उन्होंने देखा यार ये तो वैसा है ही नहीं। उसके बाद रुदरफोर्ड जी आए थे, रुदरफोर्ड जी ने रिसर्च करा, उन्होंने देखा कि यार ये जो एटम्स बता रहे हैं जे जे थॉमसन जी, वो तो वाटरमेलन की तरह नहीं है। वाटरमेलन तो पूरा भरा हुआ होता है अंदर से, वो तो खाली है। ये किसने बताया? ये रुदरफोर्ड जी ने बताया। अब क्या रुदरफोर्ड जी का मॉडल सक्सेसफुल हो गया? नहीं, अब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी और उसको इंप्रूव किया। समझ रहे हो ना? अगर कोई चीज गलत हो रही है तो बुरा नहीं होता वो अगर आपके मार्क्स, लेट सपोज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये गलत चीज नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि अब आपको किन चीजों पे इंप्रूव करना है बच्चे, ठीक है ना? तो इसका मतलब वहां पर जे थॉमसन जी ने जो गलतियां करी थी उसको इंप्रूव किसने किया? रुदरफोर्ड जी ने। उसके बाद हजारों ऐसे साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने उनके ऊपर रिसर्च कर करके उसको एक फाइन मॉडल बताया होगा जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बात यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना? जैसे एटॉमिक थ्योरीज मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, इनके ऊपर थ्योरीज है, ठीक है ना? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स इनसे थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड आइडिया है, जो कि हमें हेल्प करता है मेक सेंस ऑफ गिविंग सिचुएशन। मतलब कि जो गिवन सिचुएशन है, जो हमको सिचुएशन दी गई है, उसके ऊपर हम कैसे अप्रोच करें, कैसे उसके बारे में सोचें, कैसे उसके बारे में एक आइडिया क्रिएट करें, वो हमको प्रिंसिपल्स बताते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होती है, वो क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई भी तरह की एनर्जी जो है, अगर हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते तो हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, अगर हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। अब ये कैसे पता चलेगा? जब भी आप इन चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेट सपोज आपको कोई होश नहीं थी, आप बेहोश थे, आपको खाना खिलाया गया, एक बहुत अच्छा खाना खिलाया गया जिसके अंदर बहुत प्रोटीन रिच डाइट थी, बहुत सारी चीजें थी। तो आपने क्या किया? अब आपको होश आ गई है, अब आप सीढ़ियां क्लाइम कर रहे हो। जब आप सीढ़ियां क्लाइम कर रहे हो तो आप वहां पर अपनी एनर्जी यूज कर रहे हो। तो आपने वो एनर्जी खाई, जो कंज्यूम करी, वो जो खाना खाया अच्छा सा, अब उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में कंज्यूम करके वो सीढ़ियां जो है वो क्लाइम कर पा रहे हो। बात समझे? चलो, अब आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आने लग गई होगी कि क्या ये चैप्टर कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपर पावर ऑफ साइंस। ये एक साइंस की सुपर पावर है क्या कि साइंस ना प्रिडिक्शन भी कर सकती है। साइंस ये भी बता सकती है कि आगे क्या होने वाला है। लेट सपोज अभी देखो वेदर फॉरकास्ट होता है, हमको पहले ही पता चल जाता है कि कल बारिश है कि नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें गलत भी हो जाती हैं, पर कभी ना कभी ये तो सही भी होती है। अब हमको पता है कि साइंस इतनी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है चीजों को, इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है कि अगर उसने ये बताया कि कल बारिश होगी तो 80% से लेकर 90% के बीच में चांसेस होते हैं कि बारिश होगी, ठीक है ना? 10 से 15-20% जो होता है वो नहीं है चांसेस कि भाई बारिश होगी। तो इसका मतलब साइंस जो है वो इंप्रूव कर रही है बच्चे। तो कह रहा है कि वेल एस्टेब्लिश मॉडल्स हमारे पास हैं, लेट अस एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन बिफोर वी एक्सपेरिमेंट। तो मतलब हमको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले ही हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चा ये तो चीज हो जाएगी, ये चीज तो ऐसे हो जाएगी। लेट सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर लेट सपोज यहाँ पर जो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स के बारे में बात करी गई है, वो एक मेघना है और एक वर्षा है, ये आपकी बुक में है। लेट सपोज एक आप हो, एक मैं हूं, दो बंदे हैं, हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला बाहर क्लाउड्स को देखकर कि आज ना बारिश आने वाली है। अब आप मेरे को क्या बोल रहे हो बच्चे? आप मेरे को बोल रहे हो कि सर कहां बारिश आने वाली है। आप मुझे बताओ कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है। आप मुझे ये पूछ रहे हो। आप मुझे बताओ कि क्या जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी, क्या उसमें हम कितनी ह्यूमिडिटी थी, कितनी विंड स्पीड है, ठीक है ना? कितना क्लाउड्स के जो कलर्स हैं वो क्या है, क्या बन रहे हैं, क्या लास्ट टाइम के जितनी ह्यूमिडिटी है, क्या लास्ट टाइम में जितनी धूप जो है वो छुपी हुई है, क्या लास्ट टाइम के जितने क्लाउड जो नीचे हैं, क्या आप ये सब चीजें मेरे को पूछोगे? नहीं ना।
आप भी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी उस टाइम पे जो क्लाउड्स थे वो बहुत डार्क कलर के थे, है ना, वो बहुत काले काले से थे, इसलिए बारिश हो गई थी और इतना तूफान चल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने सिर्फ क्लाउड्स को देखा, उसके कलर्स को देखा, तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि बारिश होने के चांसेस हैं, बारिश हो सकती है, बारिश होगी। बात समझ रहे हो? उसमें हम उतनी ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं घुसते, पर ये सब बताने के लिए अगर वेदर फोरकास्ट बता रहा है, तो अगर हम वेदर फोरकास्ट के ऊपर रिलाय करते हैं, तो वहां पर वो ये चीजों को कैलकुलेट करते हैं, वो वहां पर देखते हैं कि विंड की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर के अंदर, क्या बारिश होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, फिर वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बात समझे? तो यहां पर भी वही चीजें वो बोल रहा है। लेट सपोज हाउ फॉर ए किक्ड फुटबॉल विल ट्रेवल। अब कुछ सोचो, क्या अगर मैं बोलूं आपको कि जोर से फुटबॉल को किक मारो, अब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि वो इतनी दूर तक बॉल चली जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर आप जोर से को किक मारोगे तो जाएगी ना भाई। अब मैं वहां पर ये थोड़ी कैलकुलेट करने बैठूंगा कि हवा में ना इतना रेजिस्टेंस है, बॉल रुक जाएगी, वो यहीं पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, दैट इज साइंस। साइंस का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर दो तभी तुम्हें साइंस का महारथी मानेंगे। नहीं बच्चे, आप 9th क्लास में हो यार। 9th क्लास में अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली साइंस दे, अप्रोक्सीमेटली आंसर दे पा रहे हो, दैट इज ग्रेट, यू आर ए साइंटिस्ट बच्चे, यू आर ए साइंटिस्ट। सो किक्ड फुटबॉल विल ट्रैवल, हाउ सॉफ्ट बेक्ड ब्रेड विल बी। कह रहा है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम ब्रेड को बेक करने लगे हैं, मतलब बनाने लगे हैं, तो वो कितनी सॉफ्ट बनेगी। वो डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर कितना बेकिंग सोडा डाला है। बात समझ रहे हो ना? सो हाउ ब्रीदिंग चेंजेस व्हाइल रनिंग, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा दौड़ेगा तो भाई उसकी सांस फूलेगी। प्रिडिक्ट, अब तुम मेरे को बताओ, तुमने मुझे बोला कि सर आप ना दौड़ो और आपकी सांस फूल जाएगी, देख लेना। मैं बोलूंगा नहीं, क्या दौड़, कैसे फूल जाएगी, पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है कि एक इंसान दौड़ रहा है और उसकी सांस ना फूले? प्रिडिक्ट कर लिया ना तुमने, तो ये किसकी वजह से किया? ये साइंस की हेल्प से किया। बात समझे? चलो, तो ये वो बोल रहा है कि ये क्लेम किया है वर्षा, वर्षा मतलब वर्षा ने क्लेम किया है, इट विल रेन बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। तो डार्क होने की वजह से, जो क्लाउड्स हैं, डार्क होने की वजह से बारिश हो सकती है, वर्षा ने क्लेम किया। पर इसको क्रॉस क्यों किया गया? बिकॉज हमने प्रेडिक्शन मानी नहीं। अब हम साइंटिफिक चेक करेंगे थोड़े से। साइंटिफिक क्या चेक करेंगे? गुड साइंस नीड्स मेजरेबल डेटा, नॉट सिंपल यस और नो आंसर। एक्चुअली में जो साइंस होती है वो एक मेजरेबल डेटा के ऊपर चलती है। ऐसा नहीं है किसी ने हाँ बोल दिया, हाँ यार बारिश होने वाली है तो मान ली बात, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो व्हाट वाज द ह्यूमिडिटी लास्ट टाइम? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी उस टाइम पे क्या ह्यूमिडिटी थी, ठीक है ना। उसके बाद वॉज इट अबव 80%, क्या उस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी थी वो 80% से ऊपर थी? अगर उस टाइम पे 80% के ऊपर थी और बारिश हुई थी, क्या आज जो होनी है बारिश या होने वाली है या होगी, क्या आज 80% से ऊपर ह्यूमिडिटी है? अगर है तो मतलब हो जाएगी। व्हाट इज टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड क्या है और डायरेक्शन किस तरफ है? क्या डायरेक्शन उल्टी तरफ तो नहीं है जिस तरफ बारिश होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो है वो क्या ड्रॉप कर रहा है, क्या टेम्परेचर नीचे जा रहा है? अगर टेम्परेचर स्लो नीचे जाएगा, ठंडा होगा, तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये साइंटिफिक तरीके से हम एग्जैक्ट आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। बात समझ गए? अब चलो भाई, बहुत अच्छे। व्हेन प्रेडिक्शन फेल, कह रहा है क्या प्रेडिक्शन फेल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एंड व्हाई इट्स गुड, और अगर प्रेडिक्शन बच्चे फेल हो रही है तो वो अच्छी चीज कैसे है? मैंने आपको बोला ना, कोई चीज अगर फेल हो रही है तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, तो वो कैसे है? कह रहा है कि देखना, मेरी बात समझना, ये बहुत बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है। व्हाई डू वेदर फोरकास्ट गो रॉन्ग? कह रहा है कि वेदर फोरकास्ट जो है वो रॉन्ग क्यों हो जाता है? इनिशियल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो हमें पता नहीं होता, उसके बाद कुछ टेम्परेचर बदलता है, ठीक है ना, और कुछ प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और ह्यूमिडिटी, उस विंड ड्रॉप जो होते हैं, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है और कुछ प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और फिर हवाओं पे भी डिपेंड करता है कि विंड्स कैसी चल रही हैं। लेट सपोज हम यहां तक पहुंचे हैं और हमने अपने आप से ज्यादा करेक्ट आंसर दे दिया है कि भाई हाँ बारिश हो जाएगी। लेट सपोज यहां पर बारिश नहीं हुई, मान लेते हैं कि नहीं हुई। अब अगर यहां पे बारिश नहीं हुई तो फिर हम रीचेक करेंगे कि क्या गलती हो गई। जहां पर तो हम फेल हो गए ना बच्चे, यहां पर हम क्या हुए? फेल हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब अपने डेटा को दोबारा इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहां पर हमने फिर देखा प्रेशर कितना है, फिर देखा ह्यूमिडिटी कितनी है, फिर देखा प्रेशर कितना है, फिर देखा ह्यूमिडिटी कितनी है। अब अगली बार जो डेटा निकल के आएगा वो इससे तो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा? अगली बार जो डेटा निकल के आएगा वो इससे एक्यूरेट होगा। अब हमारी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि वो गलत होगी। बात समझे?
सो वेदर डिपेंड्स ऑन चेंजिंग फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, टाइनी डिफरेंस ग्रोज ओवर टाइम। कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर बार आता रहता है। मेकिंग लॉन्ग टर्म फोरकास्ट अनसर्टेन, कह रहा है कि बहुत लंबे समय का फोरकास्ट देना बहुत मुश्किल है, अनसर्टेन है। पर हाँ, आप एक्चुअल डेटा कल का, 2-3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का दे सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? जब भी आप प्रेडिक्शन फेल होगी, जब भी आपकी प्रेडिक्शन फेल होगी, तो साइंटिस्ट रिजेक्ट आइडियाज। मतलब कि साइंटिस्ट जो है वो अपने आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करते बेस्ड ऑन ओपिनियंस। ठीक है ना, कि हाँ भाई उसने बोला यार, इसने बताया था डेटा, वो गलत हो गया, अब साइंटिस्ट बेकार हो गए हैं, साइंटिस्ट ने छोड़ दिया उसके ऊपर रिसर्च करना। नहीं, साइंटिस्ट किसी के ओपिनियन के ऊपर अपने डेटा को गलत नहीं मानते, रिजेक्ट नहीं करते अपने आइडियाज को। दे करेक्ट, वो अपने आइडिया को, अपने मॉडल्स को करेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। देखो यहाँ पे नया एविडेंस क्रिएट हुए, अगर ये न्यू वाले एविडेंस बच्चे क्रिएट हुए हैं तो ये न्यू एविडेंस की हेल्प से यहाँ पर मॉडल जो है वो रिकरेक्ट किया जाएगा। कोई भी थ्योरी जो होती है वो फाइनल नहीं होती। याद आएगी बात, पीछे भी हमने यही पढ़ा कि पहले किसी ने थ्योरी दी थी, फिर उसको रिकरेक्ट किया गया, फिर उसको रिकरेक्ट किया गया, फिर उसको रिकरेक्ट किया गया, कुछ और बनाया गया। तो इसका मतलब कोई भी थ्योरी जो है बच्चे वो फाइनल नहीं होती। याद रहेगा सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब वायरल क्लेम्स की अगर बात करें तो फूड बिकम्स हार्मफुल ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स। देखो देखो क्या क्या है, हमारे भारत में तो ये सब चीज मानी जाती है कि अगर सोलर इक्लिप्स आते हैं, मतलब ग्रहण जब लगता है, तो उसकी जो शैडो है, अगर उसकी शैडो में खाना पड़ा हुआ है तो वो नहीं खाना चाहिए। अब हम शुद्ध नहीं रहे, अब हमको नहा के वो खाना खाना है जब वो ग्रहण चला जाएगा। यार बच्चे आप खुद सोचो, क्या वो रियलिटी में ऐसा हो रहा है? क्या वो जो शैडो है, क्या वो कोई फिजिकल चेंज क्रिएट कर रही है? खुद सोचो ना, क्या उसने एटमॉस्फेयर के अंदर हीट पैदा कर ली हो, या बहुत टेम्परेचर गिरा दिया हो, या क्या उसने बायोलॉजिकल चीजें क्रिएट करी, क्या उसमें कीटाणु बनने स्टार्ट हो गए, क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस क्रिएट करी उस शैडो ने, उस ग्रहण ने? नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो इसका मतलब उससे कोई अशुद्धि नहीं होती भाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो साइंस जो चेक करती है कि एक्लिप्स जो होता है वो जस्ट ए प्ले ऑफ शैडोज है, वो सिर्फ क्या है, एक प्लेस ऑफ शैडोज है। देयर इज नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज। यहां पर कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ जिसने आपके खाने को खराब किया, लेफ्ट इन द शैडो, जो आपने उस शैडो के अंदर छोड़ा था। कोई खाना खराब नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। बात समझ आ गई? चलो भाई, आई होप मेरी बात यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और ये चैप्टर भी आपको बहुत मजे से समझ आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना बच्चे? चलो आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, चलो चलो, द रियलिटी चेक, द आर्ट ऑफ एस्टिमेशन। देखो हम यहाँ पर कुछ चीजें एस्टिमेट करते हैं, क्या आर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आर्ट ऑलवेज नेसेसरी, कह रहा है, मैंने देखो अभी बताया तुम्हें, अभी मैंने जस्ट बात ये डिस्कस करी थी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है, आपको वहां पर पहुंचना है। लेट सपोज, देखना मेरी बात समझ, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, पता है आपको, इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि अगर 4 लोग हैं घर पे, वो कितना खाना खा सकते हैं? ठीक है ना, उसके उनके लिए आप कितने चावल बनाओगे खाने के लिए? खुद सोचो, है ना। अब आप सोचोगे कि यार, कि अगर आप फर्स्ट टाइम खाना बना रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो 4 लोग कितना खाना खाते हैं, मुझे नहीं पता ना, आपको पता है, तो आप उस खाने को कैसे बनाओगे? कैसे आप उतने ही चावल बनाओ जितने उन चारों लोगों को हो जाए? ठीक है ना, ये भी साइंस है। अप्रोक्सीमेट आंसर्स आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। टेल अस रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं या तो वो रीजनेबल होने चाहिए, इम्पॉसिबल तो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। इट बिल्ड्स इंट्यूशन एंड डिटेक्ट्स एरर। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर इंट्यूशन आएगी और एरर्स डिटेक्ट होंगे। अब देखो, लेट सपोज आपकी मम्मा खाना बनाते हैं घर पे, ठीक है ना, आपकी मम्मा बनाते होंगे, आपके बहन बनाते होंगे, पापा बनाते होंगे, कोई भी आपके घर पे खाना बनाता है अगर, तो आप एक चीज नोटिस करो, वो इतने टाइम से खाना बना रहे हैं, और जब भी उन्होंने खाना बनाया, क्या वो खाना कभी आपके घर पे कम हुआ? जब भी आपने खाना खाया होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ मम्मी ने बोला होगा कि यार चावल ना खत्म हो गए हैं, रोटियां खत्म हो गई हैं, मैं जितना बनाया था मुझे क्या पता तुम इतना ज्यादा खाओगे, नहीं पता होता। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने तुम्हारे लिए खाना कम बनाया होगा, और पूरी फैमिली के लिए वो खाना बनाते हैं, और पूरी फैमिली को खाना पूरा हो जाता है, और फिर सुबह दोबारा खाना बनता है, शाम को दोबारा खाना बनता है। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब मम्मी को भी पता लग गया है, आइडिया लग गया है, अप्रोक्सीमेट आइडिया लग गया है कि हमारे घर पे अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वो कितना खाना खा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 7 लोगों के लिए वो बहुत बड़ा पतीला जो शादी ब्याह में बनते हैं वो वाला चढ़ाते हैं,
और शाम को वो सारा पतीला तुम खा जाते हो, ऐसा तो नहीं है, बात समझ लो ना। तो इसका मतलब हमको एस्टिमेट पता होना चाहिए कि कैसे वो खाना बनता है। सो एस्टिमेट चैलेंज क्या है यहां पे देखो, हाउ मच राइस फीड्स ए फैमिली ऑफ 4 फॉर ए मंथ। कह रहा है कि एक महीने के लिए एक फैमिली को कितने चावल की नीड है वो आपको बताना है। अब बात वही है कि सर हम ये कैसे बता सकते हैं कि एक फैमिली में 4 लोग एक महीने तक कितना खाना खाएंगे, है ना। तो बहुत आसान है बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि एक एवरेज अडल्ट जो होता है, एवरेज अडल्ट मतलब एक नॉर्मल इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान है, बहुत खाऊ वाला इंसान नहीं है, मोटा पेट वाला इंसान नहीं है, जो बहुत खाना खाता है, नॉर्मल इंसान अगर जो है उसकी डेली की नीड 2000 से 2500 कैलोरी होती है, किलो कैलोरी। इतनी ही वो कैलोरी खा सकता है एक दिन के अंदर, 2000 से 2500, इससे ज्यादा वो कैलोरी नहीं खा सकता, फिर वो उल्टियां मारेगा, ठीक है ना। सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइंड करो अनकुक्ड राइस। आप मान के चलो कि 100 ग्राम आपने कटोरी के अंदर एक 100 ग्राम चावल लिए जो अभी कुक नहीं किए हैं, अनकुक्ड हैं, उनकी कैलोरी फाइंड आउट करो। कहां पता करोगे सर, गूगल पे बदल जाते हैं आजकल, ठीक है ना। उनकी किलो कैलोरी पता करो, ठीक है ना। अगर आपने 100 ग्राम चावल की, अनकुक्ड चावल की कैलोरी पता कर ली तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 100 ग्राम में तो सर इतनी कैलोरी होती है। लेट्स सपोज कि 100 ग्राम में 2000 कैलोरी होती है, लेट्स सपोज मान लेते हैं, क्या टेंशन है। 2000 अगर कैलोरी होती है तो आप खुद सोचो कि 400 ग्राम चावल रोज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 लोग हैं सर फैमिली में, और 2000 कैलोरी से 2500 कैलोरी के आसपास वो खाते हैं। तो 400 ग्राम अगर वो चावल बनाते हो आप, तो लेट्स सपोज कि 400 ग्राम में सर क्या पता 2000 कैलोरी से ज्यादा खाएं लोग, तो आप 500 ग्राम बना लो, बात समझ लो ना। तो आप लेट्स सपोज आपने 500 ग्राम चावल रोज बना लिए। अब इसी 500 ग्राम को आप 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अगर 30 दिन से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको एक महीने का डेटा मिल गया। एक महीने में एक चावल कितने खाए जा सकते हैं 4 लोगों के द्वारा, दैट्स इट। 100 ग्राम ऑफ ए मंथ इज क्लियरली टू लिटिल। अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम चावल ही लोग पूरा महीना खाएंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, तो बहुत कम हो गया। अब आप बोलोगे 1 क्विंटल खाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 1 क्विंटल चावल कहां खा सकता है कोई, है ना। सो वी क्विकली फाइंड ए रीजनेबल बॉल पार्क। तो हमें एक्चुअली में रीजनेबल डेटा निकालना है जो आसपास का डेटा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ये चीज एग्जांपल दे दी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो मैं ही कर देता हूं तुम्हारे लिए। 500 इंटू 30 डेज के लिए होगा 0 0 0 3 0 3 0 3 5 15 15000 ग्राम। इतने चावल वो है, 15,000 ग्राम जो चावल हैं वो खाएंगे लोग। कितने लोग खाएंगे? 4 लोग खाएंगे इतने चावल एक महीने के अंदर। बात समझ आ गई? अब हमको एक एग्जैक्ट डेटा मिल गया, हमने कोई क्विंटल डेटा नहीं लिया, हमने कोई 100 ग्राम चावल नहीं लिए। बात समझ गए ना? ये होता है एस्टिमेट बॉल पार्क। एस्टिमेट बॉल पार्क का मतलब कि सर 15,000 ग्राम चावल जो है वो एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, आसपास एस्टिमेट जो है वो लगेगा, जिससे 4 लोगों का एक महीने तक पेट भर सकता है। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है मेरे हिसाब से? बहुत बढ़िया। अगर समझ आ रहा है ना, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। अगर समझ आ रहा है तो मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बच्चे, ठीक है ना। चलो लेट्स एस्टिमेट योर डेली ब्रेथ्स। इसके बच्चे आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, उसमें इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये वाली पीपीटी भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर, और इसके नीचे इसके पर्टिकुलर जो नोट्स हमने बना रखे हैं वो भी आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और फॉलो करो, ताकि बाकी बच्चों को भी इस चैप्टर के बारे में पता चल सके कि सर ने कितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा रखा है आपको। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर डू यू ब्रीथ इन एयर। देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया यार, मजेदार। ऐसे कौन क्वेश्चन पूछेगा आपको? कोई आपको पूछ लेगा कि हाँ भाई बताओ एक दिन में आप कितनी लीटर एयर जो है इनहेल करते हो। आप बोलोगे यार लीटर, ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये तो गलत क्वेश्चन है ना। तो लीटर में कैसे हो सकता है? अबे एयर को लीटर में नापा जाता है, आपको पता नहीं है क्या? एलपीजी जो होती है, एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर पे आते हैं, क्या वो लीटर में नहीं नापे जाते? केजी में नापे जाते हैं वो तो, है ना। तो लीटर में भी नाप सकते हैं हम एयर को, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई बात। सो हम इसको नापेंगे कैसे? देखो तरीका समझो, बहुत मस्त तरीका है। ब्रेथ्स पर डे हमको पता करनी पड़ेगी। क्या करना है? ब्रेथ्स पर डे हमको पता करना है, ठीक है ना। सो 12 to 15 ब्रेथ्स इन ए मिनट। सबसे पहले हम बैठ के शांति से 1 मिनट का टाइम लगा देंगे और हम देखेंगे कि हम कितनी बार सांस ले पा रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो हमने फाइंड आउट किया कि 12 से 15 ब्रेथ ही हम ले पाते हैं,
ठीक है ना। अब दिल धड़कना नहीं कह रहा हूं, वो बीट्स पर मिनट होती है, वो 72 होती है, वो बीट्स है, वो हार्ट का धक धक है, वो नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ब्रेथ कह रहा हूं। आप खुद सोचो ना ऐसे, ये ब्रेथ लेना, तो ये ब्रेथ जो होती है वो 15 से 12 हो सकती है हमारी। इसका मतलब अगर हम डे में बात करें, ये तो मिनट में हो गया ना, अगर हम डे में बात करें तो वो इतनी हो गई। डे में अगर हम बात करें, एक दिन में अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 1440 मिनट्स ए डे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 ब्रेथ्स इन ए डे। एक दिन में हम 20,000 बार ऐसे ब्रेथ लेते हैं, ठीक है ना, ब्रीथ करते हैं। सो इट टेक्स 4 to 5 ब्रेथ्स टू फिल ए 2 लीटर पार्टी बैलून। जो पार्टी बैलून होते हैं, ये जो बैलून होते हैं जो आप पार्टियों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हो, अगर आप उसको फुलाते हो तो 4 से 5 ब्रेथ्स के अंदर वो बैलून भर जाएगा। अगर वो कितने लीटर का है बच्चे, 2 लीटर का है। समझ आ रही है। अगर ये बैलून 2 लीटर का है तो आपको इसको फुलाने में 4 से 5 ब्रेथ ही लगेंगी। क्लियर है सर, समझ आ गई। सो देयरफॉर एक ब्रेथ के अंदर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, देखना, अगर 4 है, 4 ब्रेथ से अगर वो भरा तो 2 से इसको डिवाइड करूं, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ रही है। सो एक ब्रेथ के अंदर 0.5 लीटर जो है वो क्या आ रहा है उसके अंदर, 0.5 लीटर की ब्रेथ उसके अंदर अब भरी जा रही है। ठीक है, 0.5 लीटर की ब्रेथ उसके अंदर भरी जा रही है एक ब्रेथ के साथ। तो 4 ब्रेथ वो भर रहा है, तो अगर 4 को 4 हिस्सों में तोड़ दोगे, 4 ब्रेथ को, एक बैलून को, एक ब्रेथ को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो, लेट्स सपोज 2 लीटर का बैलून है, ठीक है ना, और इसको भरने के लिए एक ब्रेथ जो है वो 0.5 लीटर बैलून भरती है, तो 0.5 लीटर के 4 बार भरने पड़ेंगे तो जाकर 2 लीटर का बैलून भरेगा। बात समझ आ गई ना। अब तो आपको बात समझ आ गई। अगर ये आपको समझ आ गई है, इट मींस आपको ये समझ आ गई कि कितने बैलून्स भरे जा सकते हैं। ये हमने एक रेफरेंस पढ़ ले लिया। अब 20,000 ब्रेथ्स अगर हम लेंगे 0.5 लीटर का बैलून भरने के लिए, तो 10,000 लीटर्स एयर जो है वो हम पर डे कंज्यूम करते हैं। कितनी, 10,000 लीटर्स एयर जो है वो हम एक दिन में कंज्यूम करते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या आपको ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी बच्चे, बताओ जल्दी से। कुड यू ब्लो अप 3 बैलून्स ए मिनट फॉर 1440 मिनट्स। कह रहा है कि तो मेरे को ये बताओ, क्या आप 3 बैलून्स 1 मिनट में भर सकते हो फॉर 1440 मिनट्स में। ठीक है, सो दैट्स 8640 लीटर्स ओवर 10,000 लीटर्स एस्टिमेट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो हमारी जो हवा भरी जा रही है, देखो यहां पर इसने यही बोला, इसने एग्जैक्ट आंसर बताया कि एग्जैक्ट आंसर है 8640, लेकिन हमारा एस्टिमेशन कितना बना, हमारा एस्टिमेशन बना 10,000 लीटर। ये कितना लीटर था, 8640। अब ये उसके पास है, हमने ये नहीं बोला कि 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर 8,000 से बहुत ऊपर है। हमने ये नहीं बोला कि 2,000 लीटर, 8,000 से 2,000 लीटर बहुत कम है। हम एग्जैक्ट उसके आसपास आ पाए, 1,000 लीटर ऊपर नीचे हो सकता है, वो एस्टिमेशन है, हमने एस्टिमेशन बताया है। ठीक है ना, एस्टिमेशन हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं, साइंस हैज नो बाउंड्रीज। अब हम साइंस हैज नो बाउंड्रीज के ऊपर आते हैं। कह रहा है कि वी डिवाइड साइंस इन स्कूल्स टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर ऑल ऑफ देम टुगेदर। कह रहा है कि हम साइंस तो पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, हमको साइंस स्कूल में पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स अलग पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी अलग पढ़ाई जा रही है, लेकिन अगर हमको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर हमको एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हमको तीनों चीजें कंबाइनली चाहिए, हमें तीनों चीजें एक साथ चाहिए, फिर जाकर काम होगा। बात समझ हो ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्क की। जो कोविड-19 में हमने मास्क जो थे वो यूज करे थे, समझना मेरी बात। अगर आपने बच्चे मास्क जो यूज किए थे कोविड-19 के अंदर, तो क्या उसके अंदर सारी की सारी चीजें कैलकुलेट नहीं हुई होंगी? आप एक बार सोचो तो सही। आप देखो फिजिक्स के अंदर आपने ये देखा होगा कि पार्टिकल मोशन कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसी है, क्या कुछ पार्टिकल्स आके उस मास्क पे चिपक तो नहीं रहे? अगर वो चिपक रहे हैं तो वो बंद कर देंगे मास्क को, अगर वो मास्क बंद हो जाएगा तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स यहां पर ऐसे यूज हुई। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हम देखते हैं कि ये बना किस फाइबर का है,
कौन से पॉलीमर्स इसके अंदर यूज हुए जिसकी वजह से ये मास्क बनाया गया इतना परफेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी हमने देखी, क्या साइज ऑफ द वायरस जो है, कौन जैसे कोविड-19 वायरस था, क्या वो वायरस का साइज उस मास्क से छोटा है? अगर मास्क के होल से वो वायरस का मास्क अगर मास्क के होल से उस वायरस का साइज छोटा होगा तो वो अंदर चला जाएगा, फिर उसको लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने वो जो मास्क बनाया उसका साइज, उसके होल्स का साइज जो है वो इतना छोटा था कि वायरस का जो साइज है वो बड़ा है, तो वो उसके आर पार पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बायोलॉजी यूज हुई, तो फिजिक्स भी यूज हुई, केमिस्ट्री भी यूज हुई, बायोलॉजी भी यूज हुई। अब मैथ की बात करते हैं। अब मैथ में हमने ये फाइंड आउट, ये कैलकुलेट किया होगा कि वो जो मास्क है, क्या उस मास्क के जो होल्स हैं, क्या हमने उसको इतना कैलकुलेटिव रखा है कि ब्रीथ भी कर पाए, हम एयर भी फ्लो हो पाए। इतने ज्यादा छोटे तो नहीं है कि उसमें से एयर फ्लो होने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर मुश्किल हो रही होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ये एयर फ्लो को मॉडल किया गया, फिल्ट्रेट किया गया एफिशिएंसी को, कि ज्यादा से ज्यादा कैसे एफिशिएंसी हम उसके अंदर ला पाए। ये कैलकुलेट किसने किया? मैथ को। यहां पर ही हमको साइंस पढ़ाती है। ये साइंस ये पढ़ाती है कि इंडिविजुअली केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इंडिविजुअली फिजिक्स कुछ नहीं है, इंडिविजुअली बायोलॉजी कुछ नहीं है। बात याद रखो। इसीलिए जब भी एक बच्चा नीट या जेई करता है तो उसको वो पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। बात समझो। केमिस्ट्री आपको देखो फिजिक्स में भी, नीट में भी पढ़नी है, जेई में भी पढ़नी है। बायोलॉजी आपको नीट में भी पढ़नी है, और नीट के साथ साथ उसको फिजिक्स भी आपको चाहिए। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिजिक्स उनकी बुरी होती है, लेकिन फिजिक्स उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बायोलॉजी है। अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज हमने सॉल्व किया, मेडिसिन हमने सॉल्व करी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हमने सॉल्व करी, रिक्वायर्ड मल्टीपल वेज ऑफ नॉलेज या नोइंग। तो हर एक चीज को, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमको इन मल्टीपल नॉलेज चाहिए था। एक पर्टिकुलर फील्ड से हम ये सब चीजें नहीं कर पाते। लेट सपोज कि अगर आप फार्मेसी करते हैं और अगर आप मेडिसिन बनाते हैं, और वो फील्ड तो पूरी केमिस्ट्री की है, लेकिन सर वहां पर मैथ का क्या काम है? मैथ का काम, फिजिक्स का काम वहां पर ये है कि भाई वो शेप कैसी होनी चाहिए, किस शेप में वो चीज रुकेगी, कौन सा मटेरियल उसमें यूज होगा, कैसे उसको फाइबर करेंगे, ये सब चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना बच्चे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एम्बार्क ऑन योर जर्नी। साइंस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कह रहा है बच्चे? साइंस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो शेप करती है हमारी क्रिएटिविटी को, कोलैबोरेशन को, मिस्टेक्स को, एंड केयरफुली क्वेश्चनिंग अक्रॉस कल्चर्स एंड जनरेशन। तो ये हमको इस चीज के लिए, इस चीज के लायक बनाती है कि हम जनरेशंस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जनरेशंस में जो हमारे पुरानी जो कल्चर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या वो चीजें रियलिटी में हैं भी हैं कि नहीं। ठीक है ना? बियॉन्ड द क्लासरूम, साइंस हमको इस लायक बनाती है कि हम सिर्फ क्लासरूम में बैठकर वही 4 चीजें ना सीखें जो हमको क्लास में बताई जा रही हैं। उसके बाहर क्या हो रहा है वो हमको पता चलना चाहिए। इवन यू डोंट स्टडी साइंस, अगर आप साइंस नहीं भी पढ़ते हैं कल को कॉलेज में जाकर, फॉर एवर आपने साइंस छोड़ दी, पर आपकी साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए भाई। आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, आपको अच्छे क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर टीचर्स का काम सिर्फ फैसिलिटेट करना है बच्चों को। यहाँ पर बच्चों को हम रट्टा नहीं करा सकते, हम ये नहीं बता सकते कि आपको यही क्वेश्चन लर्न करने हैं, नहीं बच्चे, वो चीज गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है ना? साइंटिफिक थिंकिंग कैसी बन रही है, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी समझ आनी चाहिए, आप इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर पाओ, मेक कर पाओ कि सेंस ऑफ वर्ल्ड क्या है। ठीक है ना? ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो लुक केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस, ये हमने अभी पीछे पढ़ा, बाय गाइडिंग बाय द कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, मतलब कि अब आप जाओ, एक्सप्लोर करो, चीजों को सीखो, साइंस को किस तरह से पढ़ा जाता है वो सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आज के बाद बच्चे अगर आप कभी भी कोई चीज सीखेंगे, कोई भी चीज देखेंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इररिलेवेंट है, कौन सी रिलेवेंट है। यही चीज आपको बाकी बच्चों से अलग करेगी, यही चीजें आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगी, यही चीजें आपको एक अच्छा साइंटिफिक टेम्पर देंगी। बात समझना, आपको एक क्वेश्चनिंग करना आनी चाहिए। ठीक है? चलो भाई, यहां तक तो हमारा हो गया। हाँ, लेट सपोज, चलो थैंक यू सो मच बच्चे। मैं आपको यहां पर हमारा इंस्टाग्राम दे रहा हूं, आप इस इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लो। ठीक है? बहुत सारी अपडेट्स इसके ऊपर आती रहती हैं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 के लिए। ये हमारा है बच्चे इंस्टाग्राम। ठीक है? टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मैं डाल दूंगा। ये मैं आपको डाल दूंगा।
किसके लिए होगा ये बच्चे? फॉर नोट्स। ठीक है, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चे।